आ रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में आज हमारी रहेगी नंबर 2, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्लैंड। अच्छा, आपको पता है कि पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड दो ग्रंथियां ऐसी होती है जो केवल चाइल्डहुड स्टेज तक ही एक्टिव रहती है। तो उन्हीं दो ग्रंथियों को हम पहले पढ़ रहे हैं। पीनियल ग्लैंड पढ़ा अपन ने, सेम यही स्टाइल हमारी किसकी रहेगी, थाइमस। सबसे पहली चीज क्या बोलो, पोजीशन, ठीक है, स्थिति की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये कहाँ होती है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ ट्रेकिया, नाम सुना आपने कभी, बोलो ट्रेकिया, ठीक है। के बोलो फ्रंट, बोलो साइड, फ्रंट साइड में, ठीक है, में हृदय के नज़दीक, ठीक है, नज़दीक स्थित होती है। ओके, बात समझ में आई, बोलो। आप जानते हो ये ट्रेकिया होता है, ठीक है। इस तरह से ये लंग्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, ओके, यहीं पर क्या होता है बोलो, हार्ट होता है। और ये जो ट्रेकिया होता है, और ये यहाँ ट्रेकिया के फ्रंट साइड में ही यहाँ पर होती है स्थित, ठीक है। बोलो, बात समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ओके। तो यहाँ पर एक तो पोजीशन पता चल गई, तो सबसे पहले पोजीशन नोट करो। यहीं पे हमारी स्टर्नम भी होती है, ठीक है। कभी पूछे थाइमस ग्लैंड किस ऑर्गन के नियर होती है, तो हार्ट के, ठीक है। ओके, ये तो लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। लंग्स दो होते हैं, ये राइट लंग्स है, ठीक है। ये हार्ट है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो। ये स्टर्नम है, ठीक है ना। ओके, लंग्स तो दो होते हैं, हार्ट क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। वो तो सर्कुलेटरी पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे, ये अपने आप में आएंगे। अब अपन बात करें नंबर 2, हमारा हमेशा क्या होता है बोलो, हार्मोन, ठीक है। क्या होता है बोलो, हार्मोन। तो मैंने कहा थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन बोलो, थाइमोसिन, ठीक है, हार्मोन। थाइमस ग्लैंड का हार्मोन का नाम क्या होता है बोलो, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम कार्य की बात करें, तो कार्य वर्क क्या होता है बोलो, बच्चों में
स्थायी प्रतिरक्षा, ठीक है। स्थायी प्रतिरक्षा मतलब परमानेंट एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण करना, ये काम रहता है थाइमस ग्लैंड का, ठीक है। अब दिमाग में आता कैसे करती है काम, बात समझो ना। तो उसके लिए हमें और बातें जाननी पड़ेगी। तो आपसे मेरे को पहले ही दो बात नोट करो, फिर मुझे आपको थाइमस ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी, तो चीज़ समझ में आएगी। कार्य है इसका फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट एंटीबॉडी इन चिल्ड्रन। ओके, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको। और अच्छे से जानने के लिए इसके कार्य को हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 4 बोलो, थाइमस ग्रंथि की आंतरिक संरचना, ठीक है। थाइमस ग्रंथि की आंतरिक संरचना, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, वो मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। हमें क्या दिखाई देता है, बीच में ग्रंथिल रेक्टेंगुलर सेल्स होती है, ओके। पेरिफेरल थाइमक सेल होती है, ओके, थाइमिक सेल्स होती है। समझना मेरी बात को। अच्छा मुझे बताओ, ट्रांसफर सेक्शन कट करूँगा तो मुझे ऐसा ही दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, ओके। तो ये जो सेंटर में आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ग्रंथिल बोलो आयताकार कोशिकाएं, ठीक है। यानी ग्लैंडुलर रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल होती है वो यहाँ पर थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करती, जो ग्रंथिल होगी वही हार्मोन को स्रावित करेगी, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, का स्त्रावण करती है। चलो, ये जो चारों तरफ आपको सेल नज़र आ रही है पेरिफेरल परिधीय, इनको बोलते हैं थाइमिक सेल। क्या बोलते हैं, थाइमिक सेल। थोड़ा समझना मेरी बात को, थाइमिक कोशिकाएं, ठीक है, क्या बोलते हैं, थाइमिक सेल। और वेरी इंपॉर्टेंट, इन थाइमिक सेल का ही दूसरा नाम होता है हैसल्स कोशिकाएं। क्या होता है, हैसल्स कोशिकाएं। कितनी बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, हैसल सेल किस ग्रंथि से संबंधित होती है, तो किससे होती है बोलो, थाइमस ग्लैंड से संबंधित होती है। क्लियर। अब ये थाइमिक सेल का ही दूसरा नाम है हैसल सेल। इनमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। क्लियर। अब क्या होता है, ये थाइमोसिन हार्मोन
यहाँ पर स्त्रावित होकर के इन थाइमिक सेल को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। इनको प्रेरित करेगा तो टी लिम्फोसाइट की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और टी लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ेगी तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए इंड्यूस करना। कभी ना कभी लाइफ में टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के नाम सुना है। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, बी लिम्फोसाइट, लेकिन किसके प्रेरित करने पर, टी लिम्फोसाइट के। बोलो बात समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताई तो आपको ये कार्य समझ में आएगा। बोलो बात समझ में आए। यानी ये मैंने कार्य बताया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन क्या करेगा, बोलो मैंने कहा थाइमिक सेल, बोलो थाइमिक कोशिका, ठीक है, कोशिका या जिनको हम क्या कहते हैं, हैसल्स, ठीक है, कोशिका है, बोलो कोशिका, इनको क्या करेगा, बोलो प्रेरित। इनको प्रेरित करने से क्या होगा, बोलो टी लिम्फोसाइट, बोलो टी लिम्फोसाइट की संख्या क्या होगी, बोलो इंक्रीज। और इनके इंक्रीज होने से क्या होगा, बोलो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, द्वारा बोलो क्या होगा, स्थायी, बोलो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण। क्लियर। यानी अब आपको कार्य समझ में आया। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया। बोलो बात समझ में। इसका मतलब आपने कार्य तो लिख लिया था, बोलो कार्य लिखा था ना, तो कार्य के नीचे ये लिखो और इसको समझने के लिए फिर ये करोगे। बोलो बात समझ में आए। ओके, नोट करोगे। ये थाइमोसिन हार्मोन जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है, केंद्रीय ग्रंथिल आयताकार कोशिकाओं, बोलो द्वारा स्त्रावित, ठीक है। फिर ये थाइमिक कोशिकाएं क्या होती है, बोलो ये होती है परिधीय कोशिकाएं, ठीक है। परिधीय कोशिकाएं मतलब इंग्लिश में बोलूं तो पेरिफेरल, पेरिफेरल सेल्स, ठीक है। ये आ रहा है मेरी बात समझ में, बोलो ठीक है। ओके, और ये जो भी मैंने लिखा है
इसको समझने के लिए ये बनाओगे, बात समझो ना। पेरिफेरल केंद्रीय परिधीय समझते हो ना, जो चारों तरफ होती है उनको क्या बोलते हैं, परिधीय। जो बीच में होती है उनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय। ठीक है। हुआ नोट बोलो। ठीक है। ये क्यों समझाया, समझ में आया बोलो। अगर ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताई तभी तो आपको इस सेल का नाम पता चला जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले नंबर 5, नंबर 4 समझ में आया। ओके, नंबर 5 क्या बता रहा हूं कि थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्लैंड केवल बाल्यावस्था, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज तक ही सक्रिय रहती है। एक तो ये बात भी पता होनी चाहिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड केवल बाल्यावस्था तक ही सक्रिय रहती है। ओके ओके। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट क्या बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है यहाँ पर मायो स्थेमिया
ग्रेविस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, अच्छे से समझना क्या बताने जा रहा हूँ। बोलो मायो स्थेमिया ग्रेविस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं कह रहा हूँ, यह एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। बोलो प्रतिरक्षा तंत्र। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, बच्चों में थाइमोसिन थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। बोलो थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता अधिकता से होता है। बोलो थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता से होता है। कभी कभी बच्चों में थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तो हर बच्चे में नहीं होता है, बच्चे से बच्चे वेरी करता है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है ये, स्वयं प्रतिरक्षा बोलो रोग है। क्या है? बोलो स्वयं प्रतिरक्षा रोग, ठीक है। ओके, होता है। अब इसमें होगा क्या कि आपसे मैं कह रहा हूं कि जैसे एक बच्चा 3 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है, अगर हम बच्चे को कोई पेन हाथ में दे तो वो पकड़ लेगा? बोलो, मेरी बात समझना। लेकिन अगर ये बीमारी होने पर क्या होगा, उसके हाथ में बोलो नहीं पकड़ पाएगा। तो रीजन क्या होता है? ये है हमारी मसल। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये मसल होती है, ये नर्व होती है। आपको पता है शरीर में कोई भी काम करने के लिए नर्व ही सप्लाई होती है। आज ये हाथ है, मुझे कोई कहे पेन उठाओ, तो मेरे ब्रेन ने सुना, हाथ के पास नर्व से संदेश आया और हम उठा लेते हैं। मेरी बात को समझना। तो ये क्या है? बोलो नर्व है, ठीक है। ये नर्व एंड है, ओके। यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं, नर्व से संदेश ऐसे आता है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, ठीक है। कोई भी संदेश नर्व से इसको क्रॉस करके मसल के पास जाता है और मसल काम करती है। अब ये तो होता है सामान्यतः, जनरली तो ऐसा होता है। बोलो सामान्यतः, ठीक है। मेरी बात को समझना। एक बच्चा 3-4 साल का हो गया है, आप बच्चे को कहोगे ये चीज़ उठा, आप बोलोगे, उसके हाथ के पास नर्व से इंफॉर्मेशन आएगी, वो उठा लेगा, क्लियर। लेकिन बोलो मायोस्थेमिया ग्रेविस में क्या होता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा मायोस्थेमिया ग्रेविस, ठीक है। ग्रेविस रोग में बोलो मैंने कहा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो आप सोच लो क्या होगा कि आप बच्चे को कोई चीज़ कहोगे पकड़ो, बच्चे की नर्व से इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मसल तक जा ही नहीं पाएगी, यही ब्लॉक हो जाएगा। तो संदेश आगे जाएगा क्या? नहीं। कोई हाथ चीज पकड़ा भी दोगे तो निकल जाएगी। बोलो बात समझ में। इसका मतलब हुआ, आप ऐसा नहीं घर पे जाके कोई 1 साल का बच्चा है उसका करो, उसके तो अभी ग्रिप नहीं आई है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली जहाँ 3 साल 2.5 3 साल के बच्चों का आ जाता है, किसी के नहीं आता है, तो हो सकता है उस बच्चे में थाइमोसिन हार्मोन की क्या हो, अधिकता हो। बोलो बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ कि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मायोस्थेमिया ग्रेविस रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है, तो आंसर क्या होगा? थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता से होता है। ये बात क्यों लिखी? एग्जाम में कभी आ जाए मायोस्थेमिया ग्रेविस के लिए कौन सा कथन सत्य है। बोलो बस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये थाइमोसिन की अधिकता से, हार्मोन की अधिकता से होता है। बोलो इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाता है। उपयोग सभी, तो क्या होगा? उपयोग सभी। बोलो बात समझ में, नोट करोगे।
इस हाथ को सप्लाई होने वाली नर्व की डैमेज हो गई तो हाथ काम नहीं करेगा, बोलो। बात समझो ना, इस तरह से। ग्रिप, ग्रिप बोल दो, पकड़ बोल दो, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो। ये तो जनरली बताया मैंने आपको, ठीक है। ये समझा तो ये चीज समझ में आएगी, बात समझो ना। यानी मायोस्थिया में होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन जो जनरली आते रहते हैं, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, आपको पूछा जाए हृदय के नजदीक कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर ऑप्शन हो, पहला हो थायराइड, एक ऑप्शन हो एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल, एक हो थाइमस और एक हो पीयूष। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होगा, बोलो, थाइमस, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये नोट कर लोगे, थायराइड, एड्रिनल, थाइमस और पिट्यूटरी। क्योंकि ये दोनों तो कहाँ पर है आपको पता है, नेक में, और ये आपको पता है कहाँ है, ब्रेन में, ठीक है।
आई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम में क्वेश्चन आता है थाइमस ग्रंथि से संबंधित सेल है। पहला ऑप्शन कूपर सेल, कभी नाम सुना आपने कूपर सेल? ठीक है, कूपर कोशिका है। दूसरा रेटिकुलर सेल, ठीक है, रेटिकुलर कोशिका। तीसरा है हैसल सेल्स, ठीक है, हैसल्स कोशिका। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने नन ऑफ दीज कभी थाइमस ग्लैंड को डिटेल में पढ़ रखा होगा तो ही आंसर दे सकते हो। आंसर क्या होगा बोलो? हैसल सेल, ठीक है, ओके। क्योंकि कूपर सेल तो किस में होती है? लीवर में। बोलो रेटिकुलर सेल किस में होती है? स्प्लीन में। आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे सब आएंगे, मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये दो तो आंसर हुए ही नहीं, हैसल सेल होगा। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में? क्यों डायग्राम बना के बताया? समझ में? केवल और केवल ये नाम आपको लॉन्ग टाइम याद रहे इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया। बोलो बात समझ ना? ठीक है, हो गया नोट? ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा क्वेश्चन आता है मायोस्थेमिया ग्रेविस, ठीक है, रोग के लिए निम्न में से सत्य कथन, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मायोस्थेमिया, ठीक है, स्थेमिया ग्रेविस डिजीज। ओके, पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का एक ऑप्शन है यह है, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता से होता है। दूसरा है इसमें न्यूरो मस्कुलर, ठीक है, जंक्शन ब्लॉक होता है। तीसरा है ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। चौथा है ऑल। इन क्वेश्चन से आपको पूरी थोड़ी समझ में आ गई कि मैंने आपको इतने डिटेल से थाइमस ग्लैंड पूरी अच्छे से क्यों पढ़ाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस था कि आपको थोड़ी समझ में आए कि वास्तव में जो मैंने बातें बताई है वो काम कैसे आएगी। बात समझो ना? क्योंकि बायोलॉजी में भी जो भी हम पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये पता होना जरूरी है, तो ही थोड़ी याद रहेगी। बात समझो ना? मतलब जो चीज़ हम याद करें उनमें माइंड में होना चाहिए कि हाँ इससे ये क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम याद कर रहे हैं। बात समझ में आए? बोलो। तो हम 2 ग्लैंड पढ़ चुके हैं, पीनियल और थाइमस। अच्छा, दोनों क्यों साथ पढ़ी? क्योंकि दोनों ही चाइल्डहुड स्टेज तक ही सक्रिय रहती है। क्लियर? ओके, पढ़नी सारी ग्लैंड है लेकिन पहले 2 पढ़ ली जो केवल क्या रहती है? बाल्यावस्था तक सक्रिय रहती है। क्लियर? इतना आपको बोलो कल याद होना चाहिए।